भविष्य के युद्धों में हार जीत का फैसला ये नहीं कर रहे होंगे, बल्कि ताकत के असल स्रोत होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस ड्रोन या गाड़ियां और साइबर अटैक। मायने ये रखेगा किसके पास ये टेक्नोलॉजी है। अभी इस दौड़ में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं, पर यूरोप और इसकी सैन्य टेक्नोलॉजी इन क्षेत्रों में कहां ठहरती है और इस महाद्वीप की अपने पिछड़ेपन को दूर कर वैश्विक ताकतों की बराबरी करने के लिए क्या तैयारी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत इन एडवांस मिलिट्री पावर्स की तुलना में कहां खड़ा है। अमेरिका का दावा रहता है कि वो हाईटेक रक्षा क्षेत्र में सबसे आगे है। आखिर सुपर पावर के तमगे के लिए ऐसा होना जरूरी भी है। It's hard to say what the exact ये कहना मुश्किल है कि किसी देश के पास असल में कितनी बढ़त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जांचना मुश्किल है कि असल युद्ध में ये सिस्टम कैसे काम करेंगे और कुछ जानकारी को गोपनीय भी रखा गया है। सीधी बात यह है कि देश तकनीक का वाकई इस्तेमाल करने से पहले अपनी क्षमताओं के बारे में खुलकर नहीं बताना चाहते। capabilities before they're used. चीन काफी आगे निकल चुका है, खासकर रोबोटिक्स और इनके सैन्य इस्तेमाल के मामले में। उच्च गुणवत्ता के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ हम रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। चीन ने इस मामले में दूरदर्शी और रणनीतिक रुख अपनाया है। यहाँ मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर जानकारी बहुत गोपनीय रखी जाती है। There are a lot of इसके बहुत से पहलू हैं, स्थानीय खतरों और ताकत से जुड़े, बटी हुई संचालन क्षमता से जुड़े और खास तकनीकों के साथ ही इनके बीच के कोऑर्डिनेशन को लेकर भी। तो ये एक बेहद जटिल सवाल है कि असल में आगे कौन है और पीछे कौन। behind it. यूरोप के पास अभी सिर्फ कुछ ही खास प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये मिनी टैंक जो कि जर्मन स्टार्टअप ARX रोबोटिक्स ने दुश्मन के इलाकों की टोक लेने के लिए तैयार किया है। इसे यूक्रेन में भी इस्तेमाल किया गया। Europäische Rüstungsunternehmen यूरोपीय रक्षा कंपनियों की समस्या है उनके सामने एक बिना तालमेल वाले और बिखरे बाजार का होना। यूरोपीय कंपनियों को कई अलग अलग सेनाओं को अपने प्रोडक्ट लेने के लिए राजी करना होगा। von seinem Produkt überzeugen. वैसे तो फ्रांस और इटली दुनिया के अहम हथियार निर्यातक देशों में शामिल रहे हैं। अब जर्मनी भी इस क्षेत्र में तेज प्रगति कर रहा है। यूरोपीय हथियार निर्माता कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ाया है। हालांकि जब बात पारंपरिक हथियारों के बजाय आधुनिक AI संचालित रोबोटिक्स आधारित हथियारों की हो तो यूरोपीय कंपनियां अभी पीछे ही दिखती हैं। लेकिन अब यूरोपीय देशों, खासकर EU के देशों ने समस्या को पहचान लिया है। 27 देशों में 27 अलग कानून होने से रक्षा क्षेत्र में नई खोजों को नुकसान पहुंचता है। जाहिर है यूरोपीय संघ में ज्यादा सामंजस्य वाला रक्षा बाजार होने से स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ने में काफी मदद मिलेगी और वो सिर्फ यूरोपीय संघ में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धी बनेंगे। अमेरिका और चीन की तुलना में यूरोपीय देश रक्षा उद्योग से जुड़े रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत कम खर्च करते हैं। इस मामले में अमेरिका का सालाना खर्च करीब $100 अरब है। अनुमान है कि चीन इस पर 20 से $40 अरब खर्च करता है, लेकिन चीन इसके आंकड़े भी गोपनीय रखता है। यूरोपीय संघ का सालाना खर्च करीब $15 अरब है। वैसे तुलना के लिए बता दें कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में शुमार होने वाला भारत इस तरह की नई खोजों पर अपने सैन्य बजट से $3 अरब से भी कम खर्च करता है। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि नई तरह की सैन्य टेक्नोलॉजी के मामले में भारत लगातार पिछड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के साथ हालिया झड़प के बाद भारत ने इस मामले में तेजी दिखाई है, लेकिन अभी अमेरिका और चीन की बराबरी कर पाने में इसे लंबा समय लगेगा। If you look around Asia, just about every country has अगर आप एशिया पर नजर डालें तो ज्यादातर अहम देशों ने तेजी से बढ़ता ड्रोन उद्योग स्थापित कर लिया है। कई देश ड्रोन बना सकते हैं, लेकिन आप अपने शौक के लिए एक क्वाडकॉप्टर बनाने से आगे बढ़कर सटीक निशाने वाले ज्यादा एडवांस सैन्य कामों में इस्तेमाल आने वाले ड्रोन कैसे बना सकते हैं। for defense purposes. So तो India भारत में ऐसी कई कंपनियां हैं, लेकिन इसने अभी सबसे एडवांस ड्रोन बनाने की महारत हासिल नहीं की है। to the sophisticated advanced drone stage yet. हाल ही में यूरोपीय संघ के मिलिट्री बजट में थोड़ी बढ़त हुई है। मिलिट्री को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए नए लोन प्रोग्राम से इन पैसों का इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी किया जा सकता है। ये लोन कुल €150 अरब का है। EU नेशनल एस्केप क्लॉज के जरिए हम निवेश को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, सुरक्षित और थोड़े लचीले आकर्षक लोन के जरिए। यानी हम अपने सदस्य देशों को रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावना देकर और साथ में हथियार खरीद करके मुद्दों से निपटने की संभावना देना चाहते हैं। Joint procurement. क्या यूरोप से ऐसी और भी नई खोजें निकलेंगी? ये निर्भर करेगा EU देशों के नेताओं की मंशा पर। एक संयुक्त रक्षा बाजार बनाने के लिए इन नेताओं को अपनी कुछ स्वायत्तता को छोड़ना पड़ेगा। ये कोई राज नहीं है कि यूरोप हाईटेक डिफेंस में अमेरिका और चीन की बराबरी कैसे कर सकता है। Dadurch, dass Technologie sich so schnell ändert, क्योंकि तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि अब टेक्नोलॉजी को अपनाने में अंतर को दशकों या सालों से नहीं बल्कि महीनों से मापा जाता है। हम इस मामले में लेट हैं, लेकिन हम इस गति को बनाए रखें और नई तकनीकों पर फोकस करें, न कि नकल पर। और पुरानी तकनीकों को नए सांचे में ढालें तो हमारे पास अगले 5 से 10 साल में ऐसी तुलनात्मक क्षमताएं विकसित करने का मौका होगा जैसी आज चीन, रूस और अमेरिका के पास है। Russland oder die USA sehen. सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यूरोप की पूर्वी सीमा पर जल्द से जल्द एक एयर शील्ड की जरूरत है। फिलहाल इसके लिए यूरोपीय देश अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, लेकिन कुछ वर्षों में उनका लक्ष्य होगा घरेलू टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा कर पाने का। ये चिंता यूरोप को ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों को सता रही है कि उनकी सैन्य टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ रही है। नए दौर में जब युद्ध AI वाले ड्रोन, रोबोट और साइबर अटैक से लड़े जा रहे हैं, सिर्फ बड़ी मिसाइलों और फाइटर जेट पर फोकस करना सही नहीं होगा। इस जरूरत को समझा जा रहा है और इससे दुनिया में रक्षा उद्योग का एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। हम आगे भी देंगे आपको इसके अपडेट। फिलहाल के लिए